नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार। और इसीलिए हम भी आपके लिए लेकर आए हैं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। बहुत बहुत स्वागत है नया सवेरा में आपका। नया सवेरा हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। नया सवेरा में हम बात करने वाले हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर, साथ ही साथ नजर डालने वाले हैं नए उभरते भारत की। साथ ही अगर आपको समय ना मिले ना अखबार पढ़ने का, तो आप प्रेस रिपोर्ट जरूर आज की देख लीजिएगा, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि आज समाचार पत्रों में वो कौन सी मुख्य खबरें प्रकाशित हुई हैं। साथ ही आपकी सेहत पर भी नजर डालेंगे, क्योंकि आपकी फिटनेस की भी हमें चिंता है। बिल्कुल, तो आइए नया सवेरा की करते हैं शुरुआत और नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का करेंगे उद्घाटन, तो वहीं बांसवाड़ा में 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। नई दिल्ली में आज वर्ल्ड फूड इंडिया में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। फूड प्रोसेसिंग से जुड़े लगभग 26,000 लाभार्थियों को दी जाएगी ऋण आधारित सहायता। लद्दाख में हिंसक प्रदर्शन के लिए गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक को ठहराया जिम्मेदार। उपराज्यपाल ने लोगों से शांति की अपील। अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट के डलास स्थित फील्ड ऑफिस में फायरिंग, एक की मौत, 2 जख्मी। फायरिंग के बाद संदिग्ध ने खुद को मारी गोली। क्रिकेट जगत में बांग्लादेश को 41 रन से हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत। अभिषेक शर्मा ने 37 गेंद में बनाए 75 रन। रविवार को होगा खिताबी मुकाबला। तो भावना, अपने दर्शकों को हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई खबर से रूबरू करा देते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाले हैं और ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का शुभारंभ करेंगे। ये शो 29 सितंबर तक चलने वाला है। बिल्कुल, और इस व्यापार शो में रूस भागीदार देश के तौर पर शामिल होगा, जबकि 2400 से ज्यादा प्रदर्शकों की मौजूदगी इवेंट को यादगार बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का उद्घाटन करेंगे। पीएम के मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में यह व्यापार शो बड़ा कदम है। 29 सितंबर तक चलने वाले व्यापार शो में यूपी की विविध शिल्प परंपराओं, आधुनिक उद्योगों, मजबूत एमएसएमई और उभरते उद्यमियों को बड़ा मंच मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने आ रहे हैं। आप जानते हैं कि एफआईईओ के सहयोग से क्रेता विक्रेता मीट का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसके माध्यम से पूरे देश के क्रेताओं ने अपने उत्पाद के संबंध में विचार विमर्श करने का अवसर प्राप्त होगा। प्रदेश के उद्यमियों को नए बाजार में नई मार्केट तलाशने में भी उनको मदद मिलेगी। इस प्रकार की मीट से हमारे पूरे प्रदेश के जो एमएसएमई है उनको एक नया बाजार यहां से मिलेगा। व्यापार शो में रूस भागीदार देश के तौर पर शामिल होगा, जबकि 2400 से अधिक प्रदर्शकों की मौजूदगी इवेंट को और यादगार बनाएगी। हस्तशिल्प, वस्त्र, चमड़ा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आयुष जैसे क्षेत्र उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का मुख्य आकर्षण होंगे। साथ ही इसमें उत्तर प्रदेश की समृद्ध कला, संस्कृति और व्यंजनों को एक ही छत के नीचे प्रदर्शित किया जाएगा। अनुमान है कि व्यापार शो के दौरान 2.25 लाख बिजनेस टू बिजनेस विजिटर और 4.5 लाख बिजनेस टू कंज्यूमर विजिटर आयोजन का हिस्सा बनेंगे, जिससे निर्यातकों, छोटे व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए बड़े पैमाने पर अवसर उपलब्ध होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट,
डीडी न्यूज। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वदेशी मंत्र का गवाह आज ग्रेटर नोएडा बनने वाला है। साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड शो का जो आयोजन होगा वो कहीं ना कहीं नए आयाम गढ़ता हुआ भी नजर आएगा। देखिए, इस तरह के जो ट्रेड शो हैं जो उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जा रहे हैं, और आज हम जानते हैं कि ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। इससे उद्देश्य इसका ये रहता है कि जो स्थानीय उत्पाद हैं, जो स्थानीय कारीगर हैं या स्थानीय उद्यमी हैं, उनके जो उत्पाद हैं वो ग्लोबल मार्केट तक पहुंच पाए, और जो तमाम कंपनियां हैं जो रुचि रखती हैं उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर या फिर पार्टनरशिप को लेकर, उनको एक मंच मिले। तो इस तरह के आप देखें तो अलग अलग प्रदर्शनी लगाई गई है। उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं कि एक जिला एक उत्पाद जो योजना थी ODOP, वो बहुत प्रसिद्ध हुई थी और तमाम राज्यों ने उस पर आगे बढ़ने का फैसला किया था, और हमने देखा था कि दुनिया के बाजारों में उन जिले के उत्पादों ने पहचान बनाई थी। इस तरह के ट्रेड शो से होता क्या है, ये मैं दर्शकों को समझाना चाहूँगा कि जो स्थानीय कारीगर हैं, जो स्थानीय उत्पाद हैं, जो स्थानीय उद्यमी हैं, उनकी पहुँच अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक होती है, क्योंकि तमाम देशों के जो कंपनियां हैं या फिर जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर आते हैं। कहा जा रहा है कि 80 देशों के प्रतिनिधि कंपनियां यहाँ पर आएंगी, वो पार्टनरशिप तलाशेंगी कि उनकी क्या पार्टनरशिप उत्तर प्रदेश की कंपनी के साथ हो सकती है, या यहाँ के जो उत्पाद हैं उनको एक ग्लोबल मंच मिलेगा। उत्तर प्रदेश के आप जानते हैं कि तमाम आप देखें कारीगरी हो, यहाँ के जो स्थानीय दस्तकार हैं उनके बनाए गए जो उत्पाद हैं वो केवल देश में ही नहीं दुनिया भर में मशहूर हैं, तो उनको एक बड़ा बाजार मिलेगा। चूँकि केंद्र सरकार क्या सुनिश्चित करना चाहती है, उत्तर प्रदेश सरकार क्या सुनिश्चित करना चाहती है कि स्थानीय जो उत्पाद हैं उनके बारे में देश और दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा जाने, उनको बड़ा बाजार मिले, उनको एक मंच मिले, और एक पूरा वैल्यू चेन सिस्टम बने जिसमें उत्पादन से लेकर और उस जहाँ पर उसको बिक्री होना है खरीदार तक वो पहुँचाया जाए, और जो उपभोक्ता हैं जो उसकी खरीद करते हैं उन तक वो सीधे से पहुँचे। तो इसके लिए बीच में कंपनियां होती हैं, हम जानते हैं कि उद्यमी जो इन उत्पादों का निर्माण करवाते हैं, तो ये पूरा एक सिस्टम इससे मजबूत होता है जब इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो लगाए जाते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जिसका हम जानते हैं कि आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा के एक्सपो में करने वाले हैं। तो इससे हमने देखा था कि जो पिछला जो ट्रेड एक्सपो हुआ था उसमें 2000 करोड़ से ज़्यादा का हमने देखा था कि इसी ट्रेड शो के अंदर कारोबार हुआ था, यानी जो खरीदारी की थी लोगों ने। और आप जाने कि जो समझौते होते हैं या फिर पार्टनरशिप होती है उससे आगे जाकर भविष्य में उसमें फायदा होता है। तो उम्मीद है कि स्थानीय कारीगरों के जो उत्पाद हैं, दस्तकारों के जो उत्पाद हैं, उनको एक ग्लोबल मंच मिलेगा। तमाम कंपनियां यहाँ पर उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगी, पार्टनरशिप ढूंढेंगी। उत्तर प्रदेश से जुड़े जो तमाम औद्योगिक संस्थान हैं उनकी भी प्रदर्शनियां लगी हुई हैं, कैसे वो काम कर रहे हैं वो जानने समझने का मौका मिलेगा। तमाम जो कंपनियां उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं उनकी भी प्रदर्शनियां हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक विन विन सिचुएशन है तमाम उद्यमियों के लिए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए और स्थानीय कारीगरों के लिए भी, क्योंकि अंततः अगर कोई उत्पाद ज़्यादा बिक्री होता है उसका देश में या फिर ग्लोबल स्तर पर, तो उसका फायदा उसको बनाने वाले को मिलता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते भी हैं कि जितनी ज़्यादा निर्भरता उतनी ज़्यादा विफलता, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन जो है उत्तर प्रदेश के साथ और विकसित भारत के साथ, ऐसे में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा संस्करण है और लगातार भागीदार देश भी इसमें बढ़ते जा रहे, प्रदर्शक बढ़ रहे हैं और निवेश भी आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश एक व्यापार की नज़र से भी देखा जाए तो फेवरेट डेस्टिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही आपको बता दें कि यूपी के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान जाएंगे और बांसवाड़ा में केंद्र और राज्य सरकार की 1,22,100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा में 1,22,100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की इन परियोजनाओं से
विकास को नई गति मिलेगी। पीएम माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस पर 42,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बांसवाड़ा में ये जो माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है हमारा, इसमें हम 700 मेगावाट के 4 इकाई लगा रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी 700 मेगावाट की जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी है, ये हमारा अपना टेक्नोलॉजी है। इट इज़ 100% इंडियन टेक्नोलॉजी। और जब कोई भी क्षेत्र में इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगता है तो इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए जितने भी लोग आते हैं या जो भी फैसिलिटीज़ डेवलप होता है, ये सारे इस क्षेत्र के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। पीएम राजस्थान में हरित ऊर्जा, विद्युत आपूर्ति, सड़क इंफ्रा, स्वास्थ्य, जल संसाधन और पीने के पानी की आपूर्ति से जुड़ी परियोजनाओं का उपहार देंगे। साथ ही पीएम राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के लिए पीएम कुसुम परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम बीकानेर और दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जोधपुर और दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और उदयपुर सिटी चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर के लिए 2 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम से इन दोनों ट्रेनों को अब वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। और उससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज सुबह 6 बजे ट्रेन से पाली पहुंचे और पाली स्टेशन के विकास कार्यों का उन्होंने जायजा भी लिया। रेल मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द जालोर पाली से होते हुए दिल्ली के लिए एक नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जाएगी। बहुत पुरानी धरोहर, इस स्टेशन को बहुत एक नया रूप मिलेगा। साथ ही साथ बहुत जल्दी जालोर पाली से होते हुए दिल्ली के लिए एक नई गाड़ी भी, एक्सप्रेस भी चालू होगी। और इस समय हमारे संवाददाता लक्ष्य आर्य जुड़ गए हैं बांसवाड़ा से। सीधा रुख करेंगे लक्ष्य का। लक्ष्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 महीने में दूसरी बार राजस्थान आ रहे हैं और कई विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो कैसे मजबूती मिलने वाली है बांसवाड़ा को अब? बिल्कुल सही कहा भावना आपने। गत 4 महीनों में प्रधानमंत्री का दूसरा दौरा है। इससे पहले प्रधानमंत्री बीकानेर के पलाना में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था, परंतु अब इन 4 महीनों में दूसरी बार बांसवाड़ा के जो प्रधानमंत्री का दौरा है, ये न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश भर के लिए अहम होने वाला है। राजस्थान को दूसरा परमाणु ऊर्जा परियोजना की सौगात प्रधानमंत्री आज देने वाले हैं। बताना चाहूंगा इसी के साथ में 1,22,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। परंतु जैसा आपने कहा कि जो परमाणु ऊर्जा को लेकर जो आज का दिन है वो अहम होने वाला है, क्योंकि स्वच्छ ऊर्जा और हरित ऊर्जा को लेकर लगातार केंद्र सरकार प्रयासरत रही है, प्रतिबद्ध रही है। उसी दिशा में लगातार ऊर्जा के मामले में भारत को, राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह प्रयास एक मील का पत्थर साबित होगा। माही बांसवाड़ा ऊर्जा परियोजना जिस प्रकार की परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है, ना केवल इसके साथ साथ में जो किसान है, क्योंकि राजस्थान का जो ये ट्राइबल एरिया है, जो ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे जो जनजाति लोग हैं वो किसान खेती पे ज़्यादा निर्भर करते हैं। ऐसे में वहाँ पे जो ऊर्जा है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके, बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए जो ये परियोजना है ये अहम साबित होगी। साथ ही साथ बताना चाहूँगा भावना आपको कि जो कुसुम परियोजना है उनके लाभार्थियों से प्रधानमंत्री उनसे बात करेंगे। इसके अलावा जो 3 ट्रेन हैं, 2 वंदे भारत ट्रेन के सहित जो 3 ट्रेनें हैं उनको भी हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना करेंगे। जी भावना। जी बिल्कुल लक्ष्य, इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि राजस्थान की धरती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे, लेकिन यहाँ से सौगात बाकी अन्य राज्यों को भी मिलने वाली है, और इसके साथ साथ राजस्थान वासियों की अगर बात करें तो कितना उत्साह उनमें नजर आ रहा है? देखिए, कल से ही मैं मौजूद था भावना यहाँ पे, और जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, जो पूरे न केवल जिले भर से, क्योंकि न केवल बांसवाड़ा से बल्कि पूरे राजस्थान भर से, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि बीकानेर के बाद में प्रधानमंत्री का दूसरा दौरा है, तो राजस्थान में एक उत्साह की लहर है। लोग उत्साहित हैं कि प्रधानमंत्री उनको क्या संबोधन देंगे, प्रधानमंत्री क्या क्या सौगात उनको देने वाले हैं। साथ ही साथ में क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री का ये उनका कोशिश रहती है कि वो आम लाभार्थियों से, आम जन से सीधे बातचीत करें, सीधे जुड़ाव करें, क्योंकि जब बीकानेर में प्रधानमंत्री
पहुंचे थे तो हमने देखा था कि स्टेशन पे ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री ने जो बच्चे मौजूद थे वहां पे उनसे बात की थी, उनसे अपने विचार जाने थे, भारत की विकास को लेकर उनसे बातचीत की थी। तो उसी प्रकार से आज भी प्रधानमंत्री जो कुसुम योजना के लाभार्थी हैं उनसे बातचीत करेंगे। ऐसा कार्यक्रम आज सुनिश्चित किया गया है कि किस प्रकार से जो राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, न केवल राजस्थान के बल्कि जो आसपास के राज्य हैं गुजरात और मध्य प्रदेश, वहां भी कुसुम योजना की किस प्रकार से जो उपलब्धता है, उसकी जो सफलता है, उसकी कहानी भी उन लाभार्थियों के मुख से सुनेंगे। जी भावना। बिल्कुल, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा जाने वाले हैं, जहां कई विकास परियोजनाओं की सौगात देशवासियों को यहां पीएम देंगे। और संध्या, देखा जाए तो आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बहुत व्यस्त रहने वाला है, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर लौटेंगे दिल्ली। और दिल्ली में कौन से कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को नई दिल्ली में ही वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में भाग लेने वाले हैं और इस अवसर पर वो लोगों को संबोधित भी करेंगे। वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन 28 सितंबर तक किया जाएगा और इस दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, खाद्य के क्षेत्र में स्थायित्व, पौष्टिक और जैविक खाद्य के उत्पादन में भारत की ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। वर्ल्ड फूड इंडिया में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण PMFME योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 2510 करोड़ रुपए से अधिक की सूक्ष्म परियोजनाओं के लिए लगभग 26,000 लाभार्थियों को 770 करोड़ से अधिक की ऋण आधारित सहायता प्रदान की जाएगी। और अब बात डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया है और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया है। और इस कड़ी में आज क्या लेकर आ रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा किसान के कल्याण के लिए उठाए गए कदम, जिसने न केवल किसानों के बीच समृद्धि बढ़ाई है, बल्कि कृषि क्षेत्र के समग्र परिवर्तन में अतुलनीय योगदान भी दिया है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती की लागत को कम करना, बीज से लेकर बाजार तक किसानों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाना प्रधानमंत्री मोदी की सबसे पहली प्राथमिकता रही है। यही वजह है कि मोदी सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की पहल देश के किसानों को खाद्य सुरक्षा से लेकर वैश्विक खाद्य नेतृत्व तक ले जाने की है और इसे ध्यान में रखते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की बेहतरी और कल्याण के लिए अनेक योजनाओं को लागू किया है। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पीएम किसान मानधन योजना से लेकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड आदि तक तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनसे किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना ने किसानों को न केवल आर्थिक रूप से संबल प्रदान किया है, बल्कि उनके अनौपचारिक ऋण जरूरतों को भी कम किया है। 2019 में इस योजना की शुरुआत के बाद से 20 किश्तों के माध्यम से किसानों के खाते में 3,89,500 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं। 2,000 रुपये किस्त के जो आते हैं, इससे किसानों का बहुत फायदा होता है कि खाद, बीज, ऑयल के लिए काम आते हैं। बीज खाद के लिए पैसा मिल जाता है तो अपना समय पे ले आते हैं और ये सरकार की अच्छी योजना है और हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। यही नहीं, फसलों के MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगातार वृद्धि के कारण देश के खाद्यान्न उत्पादकों को न केवल अपनी फसलों के उचित मूल्य मिल रहा है, बल्कि उनकी आय में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। खरीफ और रबी की फसलों की खरीदारी में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही मोदी सरकार किसानों को जैविक खेती अपनाने और उसे बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रोत्साहन दे रही है। वित्त वर्ष 2015-16 में शुरू की गई परंपरागत कृषि विकास योजना देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पहला व्यापक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत दिसंबर 2024 तक 2170 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि जारी की गई। सबसे बढ़कर कृषि और किसान कल्याण के प्रति सरकार का समर्पित योगदान कृषि के लिए आवंटित बजट क्षेत्र में देखने को मिला है, जो 2013-14 के मुकाबले 2025-26 में 5 गुना बढ़कर 1,37,756 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। हमारी जो कृषि अर्थव्यवस्था है वो आज लगभग $600 बिलियन की है
और 2047 तक वह $3 ट्रिलियन तक कैसे पहुंचेगी, इसका पूरी रूपरेखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा। 5 सालों में हमारे फलों का निर्यात 8400 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है, यानी कि लगभग 47% बढ़ गया है। यह सब माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में ONDC, ई-नाम, अपेक्स तक का जो अप्रोच है, और गांव अब सिर्फ उत्पादक नहीं, किसान सिर्फ उत्पादक नहीं, बल्कि उद्यमशीलता का केंद्र कैसे बन रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसानों के हित में उठाए गए कदमों ने किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। किसान अब परंपरागत खेती से ऊपर उठकर तकनीक और नवाचार को अपना रहे हैं। साथ ही छोटी छोटी कर्जों से मुक्त होकर अब वे आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को यूं ही जारी रखेंगे। देखते रहिए नया सवेरा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत के तहत 10 लाख का स्वास्थ्य कवच। दिल्ली में 1100 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर का आधार। जन औषधि केंद्र पर 2000 से ज्यादा दवाइयां 90% तक सस्ती। वय वंदना योजना से 70 साल से ज्यादा की उम्र के सीनियर्स को 10 लाख रुपए तक का इलाज। 2 लाख से ज्यादा दिल्ली वासी बने लाभार्थी। हर स्वास्थ्य सुविधा के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। अब सालाना 12 लाख रुपए तक आय पर टैक्स जीरो। 5 करोड़ 65 लाख टैक्स पेयर को सीधा लाभ। कम टैक्स का मतलब ज्यादा बचत, ज्यादा खपत। मिडिल क्लास हुआ और मजबूत। नागरिक देवो भव, ये हमारा मंत्र है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स को जीरो किया गया है। इनकम टैक्स फ्री करने के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और ब्रेक के बाद आपके पसंदीदा शो नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब अपने सफ़र को बढ़ाते हैं आगे। आपको बता दें कि लेह में कल हुई हिंसक झड़पों के बाद प्रतिबंधों का पालन करते हुए अब स्थिति नियंत्रण में है। बीती रात में कोई अवांछित घटना नहीं घटी और इस बीच लेह के उपायुक्त डोमेल सिंह डोंक ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ देर रात मीडिया को स्थिति की जानकारी भी दी है। उन्होंने सभी से शांति बनाए रखने और BNSS 2023 के तहत प्रतिबंध आदेश का पालन करने की अपील की। वहीं कल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए इसे स्थानीय कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के उकसावे का नतीजा बताया। दरअसल आपको बता दें, भीड़ ने कल सरकारी कार्यालयों और एक राजनीतिक दल के दफ्तर में आगजनी करी, सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया और वाहनों को नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं, इस घटना में 30 से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बल घायल हुए हैं। आत्मरक्षा में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। सरकार ने लोगों से पुराने और भड़काऊ वीडियो मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित न करने की अपील भी की है। सरकार का कहना है कि वांगचुक की 6ठी अनुसूची व राज्य के दर्जे की मांग पहले से ही उच्चाधिकारी प्राप्त समिति यानी कि HPC के एजेंडे में शामिल है। अब तक HPC की बैठकों से अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 45% से बढ़ाकर 84% करने, परिषदों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने और भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा घोषित करने जैसे अभूतपूर्व परिणाम दिए गए हैं। साथ ही आपको बताएं कि 1800 पदों पर भर्ती भी अभी शुरू हो चुकी है। सरकार ने दोहराया है कि वो लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से संवादरत है और 6 अक्टूबर को HPC की अगली बैठक भी प्रस्तावित है। लद्दाख के उपराज्यपाल ने हिंसा की निंदा की है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन इन दिनों दक्षिण कोरिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं और अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने सियोल स्थित भारतीय दूतावास में एक विशेष सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र और पेशेवर मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी प्रवासी भारत की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। ये कार्यक्रम भारतीय समुदाय के उस गहरे जुड़ाव का प्रतीक बना जो भारत और कोरिया के बीच सांस्कृतिक व आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ बना रहा है। Our Honorable Prime Minister is leading this country and towards the Viksit Bharat is a third constructive time. This is the history. We are witnessing how the development activities are taking place. Before 2014, it was how the nation was there. There was paralysis of the policy making. There was the huge corruption. So while we speak about Viksit Bharat, we'll see two sides. One is our nation's infrastructure, country's basic infrastructure, and another one side social infrastructure, society's infrastructure. इसलिए our Prime Minister concentrated सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ऑपरेशन सिंदूर विक्ट्री। आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है। चौथे दिन माँ दुर्गा की पूजा माता कुष्मांडा के रूप में की जाती है। माँ कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति है और इसीलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड बनाया था, इसलिए उन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। पूजा करने से भक्तों को शक्ति और ऊर्जा मिलती है। झंडेवालन मंदिर झंडेवाली देवी को समर्पित एक सिद्ध पीठ है। 9 दिनों के इस खास पर्व में इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। दिल्ली स्थित इस मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। दूर दूर से भक्त मां के दर्शनों के लिए भारी संख्या में पहुंचते हैं और मां के जयकारे लगाते हैं। वहीं 9 दिनों तक चलने वाले इस खास पर्व के दौरान दिल्ली में मौजूद कालका मंदिर की रौनक भी देखते ही बन रही है। देवी काली को समर्पित ये मंदिर यूं तो हर मौसम में भक्तों से गुलजार रहता है, लेकिन नवरात्र में यहाँ अलग ही छठा देखने को मिलती है। देवी दुर्गा के कालका अवतार को समर्पित इस मंदिर की सजावट इस बार भव्य की गई है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने भी आज कालका जी मंदिर पहुंचकर मां के दर्शन किए। कभी विकास से कोसों दूर रहने वाले गांव की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के शासन में पूरी तरह बदल चुकी है। हर घर तक पहुंच रही है बिजली, सड़क, पानी, बन रहे हैं पक्के रास्ते। बिल्कुल, और सरकारी योजनाएं अब सिर्फ कागजों में नहीं, जमीनी हकीकत बन चुकी है। तो कैसे बदल रही है गांव की सूरत, देखिए हमारी इस खास पेशकश मेरा गांव आज में। पिछले 11 साल की कहानी, 2014 के बाद की कहानी, भारत में गांवों में अभूतपूर्व बदलाव की कहानी भी है। चाहे पानी के मुद्दे हों या सड़कें हों या खेती या जीविका, हर क्षेत्र बदलाव के नए नए असर देख रहा है। और डिजिटल क्रांति के आने के बाद तो इसका असर अलग अलग तरीके से गांव के लोगों तक पहुंच रहा है। चाहे ऑनलाइन पेमेंट्स हों या ट्रांजैक्शंस, चीज़ों को खरीदने की ताकत, या मंडी के दाम देखने हों या यात्रा की बुकिंग करवानी हो, न जाने कितनी असंख्य संभावनाएं गांव के लोगों के लिए खुल गई हैं जो पहले कभी नहीं थीं। आइए हम भारत के कई गांवों के सरपंचों से ही सुनते हैं बदलाव की ये कहानी। मोदी
जी द्वारा जितने भी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है उसको मैंने बहुत अच्छे से अपने गांव में योजनाओं का जो लाभ दिया है, जैसे कि खेत तालाब हो गया, मेड़ बंधान हो गया, सीसी रोड हो गया, पुलिया का निर्माण करवाया, आरोग्य केंद्र और उज्ज्वला योजना, स्टाफ डैम, नल जल योजना और ग्रेवर रोड, नलकूप। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मोदी जी को, जिनके दिए हुए योजनाओं का लाभ हम ग्राम पंचायत के सभी लोगों तक पहुंच रहा है। जैसे उज्ज्वला योजना है, निर्माण कार्य वगैरह हैं, पेयजल सुविधा है और नाडिप टाँका है, रोड है और खेत तालाब है, किसानों का सम्मान निधि है। इस तरह के जितने भी सारी योजनाएं हैं उन सब का बराबर लाभ ग्रामीणों को प्राप्त हो रहा है। मोदी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं और कार्य की है। जैसे कि बच्चों के लिए MDM, बच्चों को यहाँ पे खाना, दोपहर का खाना मिलता है, बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश और पुस्तकों को अधिक रुचिकार बनाने के लिए उनके लिए FLN की किताबें लाई गई, जिसमें बच्चे चित्र और विभिन्न चीजों को अलग अलग तरीके से लिख करके शिक्षा को और सरल तरीके से बना दिया है। इन सभी चीजों के लिए मैं मोदी जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ढेर सारे मूलभूत योजनाओं को क्रियान्वयन करके लोग बागों को पलायन पर रोक लगाया गया है, जिससे कि क्षेत्र में एक खुशहाली का माहौल है। इसके साथ ही यहाँ पे जो योजनाएं आई हैं मूलभूत, जिसमें ग्राम पंचायत में सीसी रोड और नाडिप टाँका, मेड़पार बंधान, स्टाफ डैम, पुलिया, इस प्रकार से निर्माण करते हुए सरपंच की भी अहम भूमिका रही। साथ साथ इस कार्य को संपादन करने के लिए हमारे कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों का भी योगदान रहा है। हमारे सरपंच के कार्यशैली से प्रभावित होकर के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने इन्हें दिल्ली में आमंत्रण करके सम्मानित किया, जिससे पूरी पंचायत गौरवान्वित है। हमारा छाती जो है गौरव से फूलता है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो जमीनी स्तर में, धरातल में जो बेनिफिशियरी योजना है, इसको बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कर रहे हैं और लोगों को स्वावलंबन रोजगार, उद्यमी व्यापार से लोगों को 100 दिन का रोजगार मिल रहा है। ऐसे ही हमारे गांव में जो सुदृढ़ कार्य हुए हैं, जिसको सरकार द्वारा क्रियान्वित किया गया है, जैसे खेत तालाब, मेड़ बंधान, नाडे, ब्लीच फीट, पौंड तालाब और कंटूर टैंक। इस गांव में ग्रेवल रोड हैं, जो एक दूसरे गांव की कनेक्टिविटी को बनाता है। और ग्रीन पुरस्कार मिला है। हमारे गांव में बहुत सारे वृक्षारोपण हुआ है, बहुत सारी दोनों रास्ते के दोनों तरफ पेड़ लगाए हुए हैं और हमको पेड़ लगाने के लिए ग्राम पंचायत ने सपोर्ट किया है। इसलिए हम गांव वालों ने सब मिलके गांव के ऑक्सिजन अच्छी तरह से बढ़ाने के लिए हम लोगों ने अच्छी तरह से उसको योगदान किया है। मोदी साहेबांमुळे आम्हाला शेतकऱ्यांना 2000 रुपये PM किसानचे मिळतात। गावामध्ये पाण्याची सुविधा नव्हती, लाईटीची सुविधा नव्हती, पण आपल्या शिल्पाताई आहेर या सरपंचीताई निवडून आल्याबद्दल त्यांनी बऱ्यापैकी म्हणजे चांगल्यापैकी सुविधा चांगली केलेली आहे। हमारे गांव में स्ट्रीट लाइट 85 बिठाए गए और वैयक्तिक सोलर है जो वो 84 बिठाए गए अनुसूचित जाति और जमाती। सारा गांव जनरल का भी हम जल्द से जल्द पूरा सोलर का करना है। अब हमारे गांव में जब बिजली जाती है तब अंधेरा नहीं होता। गांव के लोग हो, महिला हो, छात्रा हो, उनको छात्राओं को पढ़ाई में दिक्कत नहीं होती। शासकीय इमारत है, स्कूल हो या ग्राम पंचायत हो, अभ्यासिका हो, वो आंगनवाड़ी हो, सभी पर हमने सोलर बिठाए, वहाँ भी कुछ दिक्कत नहीं होती। मोदी जी का भी धन्यवाद, क्योंकि हमारे जब ग्रामीण भाग में अपना बड़ा ध्यान दे रहे हैं। हमारे किसानों को भी बहुत अच्छा सा फायदा होता है। PM किसान का जो हफ्ता मिलता है और पीक बीमा जो मिलता है, उससे नुकसान उनका जो होता है, लेकिन उसकी भरपाई मिलती है, लोगों को आनंद होता है। हर घर जल मैंने गांव में जो दुरुस्ती थी वो जल की दुरुस्ती की। हम गांव में रास्ता नहीं था, पहले कीचड़ में चलना पड़ता था लोगों को। अब गांव में सारे सड़क है, पानी का भी अच्छा है, इसलिए गांव का पूरा आरोग्य है। गांव हरियाली है, समृद्ध गांव है हमारा। हमारे देश के पंतप्रधान माननीय मोदी जी की सहकार्यता से आज पूरे गांव में सोलर लाइट की इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है और उसी के कारण आज के छात्र दिन रात पढ़ सकते हैं। पूर्व ऐसा नहीं हुआ करता था, छात्रों को पढ़ने में दिक्कत आती थी, लेकिन पंतप्रधान साहेब मोदी जी की वजह से ये सारा मुमकिन हो पाया है।
सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनके कार्यकाल में पंचायतों को अथाह बजट मिला है। अथाह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक इतने प्रधानमंत्री देश में आए, उन्होंने कभी पंचायतों पर इतना ध्यान नहीं दिया जितना हमारे मोदी जी ने दिया। आपने अभी तक कहीं भी पंचायत में गए होंगे तो ऐसा पंचायत भवन आपने हेरिटेज लुक वाला नहीं देखा होगा। हमने भीम उद्यान बनाया जिसमें लोग बैठकर आराम से बातें करते हैं। मैंने 2 मैरिज गार्डन बनाए हैं। राम सागर पर एक शमशान घाट बनाया है। हमने महिला घाट बनाया है। बच्चों के लिए अलग अलग लाइब्रेरी बना रखी है। इस लाइब्रेरी में हमारे सरपंच साहब ने एसी, पंखा और कैमरा इनकी भी व्यवस्था कर रखी है। हम यहाँ पे कभी भी आ जा सकते हैं। हमें पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता था, तो अब सब बच्चों का और हमारा टाइम बचता है और हम उस टाइम को यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे से और हम पढ़ सकते हैं। पहले हमारा कच्चा मकान था। प्रधानमंत्री आवास योजना की सहायता से हमने पक्का मकान बनवा लिया है। मोदी सरकार में ग्राम पंचायतों को अच्छा फंड मिल रहा है जिससे प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं, जिसमें पक्की छत मिल रही हैं। लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है। हमारे को पंचायत की तरफ से शौचालय मिला हुआ है। हमें लेडीज़ को बाहर नहीं जाना पड़ता है। मोदी सरकार की वजह से हमारे को बहुत साफ़ सफाई मिली है, बहुत लाभ भी मिला है और हमारे को महिलाओं को बहुत सम्मान भी मिला है। वर्तमान में मोदी जी सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए काफ़ी अच्छी योजनाएं चला रहे हैं, जिसमें किसान सम्मान निधि योजना, उसके साथ साथ ही यूरिया या डीएपी का प्रयोग कम कर खेतों में जैविक खेती के ऊपर उनका विशेष जोर है। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि जो उनका ये विज़न है नए विकसित भारत का, इसी के तहत उन्होंने कई फंड हमारी पंचायतों को उपलब्ध कराए हैं जिससे हम विकसित हो सकें। और मैं भी मोदी जी से सीख ले रहा हूं, उनके फंड्स का हम सदुपयोग कर रहे हैं। जो माननीय योगी जी की जो सरकार की मंशा है, दिव्यांगों को सर्टिफिकेट बनवाना, उनको आवास दिलाना, उनको पेंशन दिलाना। हमारे यहाँ 11 वार्ड हैं। 11 वार्ड में जितने वार्ड, हर गली गली में पक्की नाली, सोकपीट, आरआरसी सेंटर, सरकार की तमाम सारी चीज़ें हैं जो हम लोग लगातार उसमें प्रयास कर रहे हैं। बड़ी यूनिट भी आने वाला है हमारे यहाँ है। उसके बाद तमाम सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं जो लगातार हम लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं। तो सरकार की मंशा अंत्योदय में लगातार प्रयास कर रहे हैं, दिव्यांगों के लिए सब प्रयास कर रहे हैं। 5 किलोमीटर में दूर सुमेरपुर में उच्च विद्यालय है, तो वैसे यहाँ पे पास में मतलब हमारे यहाँ कंपोजिट है। एक मतलब इधर क्लास 5 तक है, इधर 6 तक है। तो दोनों कंपोजिट में ये हो रहा है कि मतलब कि दोनों बच्चों को आसानी से पढ़ाई मिल रही है, शिक्षा मिल रही है। हमारे गाँव में कहीं कीचड़ नहीं मिलेगा। बंद नाली, अस्पताल की व्यवस्था, अब तो बहुत हर रास्ता बन गया। गाँव का कोई भी गली नहीं बाकी है। पहले कच्चा रहा, पानी चुअत रहा, बरसत रहा तो दिक्कत होती रही। अब आराम से रह रहा। हमारे गांव में बहुत सा विकास हुआ है। आरसीसी, बिजली, नाली, खरंजा, आवास, हर चीज़ उपलब्ध है। इतना विकास हुआ है हमारे गांव में। बरातशाला बनी, पक्की रोड से लेकर के हमारे गांव तक खरिंजा लगा, आरसीसी का निर्माण हुआ। तमाम सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं जो लगातार हम लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं। तो सरकार की मंशा अंत्योदय में लगातार प्रयास कर रहे हैं, दिव्यांगों के लिए सब प्रयास कर रहे हैं। लगातार अपने माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की, योगी जी की मंशा है, उसमें हम लोग खरा काम कर रहे हैं। आगे भी काम करते रहेंगे।
2 साल में डेवलपमेंट बहुत डेवलपमेंट करे है। गार्डन का काम हुआ और टैंक का काम केंद्र सरकार के स्कीम में हुआ, MGNRG में काम हुआ। बाजार का रोड डांबर करे और कलाल गली का रोड सीसी रोड करे। हमारे यहाँ पहले गैस नहीं था तो हम लोग जंगल में से लकड़ियाँ लाकर चूल्हे पे खाना बनाते थे, उससे धुएं से वगैरह बहुत प्रॉब्लम होते थे। लेकिन हमें 2 साल पहले उज्ज्वल गैस मिला तो उसके वजह से बहुत अच्छा हो रहा है। हमारा खाना वगैरह टाइम पे मिल रहा है, हम लोग टिफिन टाइम पे लेकर कॉलेज वगैरह जा सकते हैं। अभी वो गैस मिला इसलिए हमें बहुत अच्छा हुआ। ಮೊದಲ ರೋಡ್ ಕಚ್ಚಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಪಿವರ್ಸ್ ಕುಂಡ್ರಿಕ್ಯಾಸ್ NRG ಒಳಗೆ ಜನವರಿ ಒಳಗೆ ಇದು ರೋಡ್ ಆತು। ಇದು ರೋಡ್ ಚಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ पंचायत ಒಳಗಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ದಾವ। हमारे घर में पर सबको एक नल मिला है पंचायत में से, और पानी कंटिन्यू आता है इधर नल में। अभी पानी का तकलीफ नहीं है हमारे को। इधर नंदगढ़ में 15 बोर हमारे से इधर, और हमारा उधर कंटिन्यू अच्छा है, पानी का रास्ता भी अच्छा है बनाया है। JJM जल जीवन मिशन का काम अभी 90% पूरा होने को आया है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन और घर का प्रधानमंत्री सड़क योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना सब लोगों को दिए हुए है। पहले पानी 8 दिन में एक बार तो था, अभी कंटिन्यू 2 दिन 1 दिन डेली आ रहा है पानी। अभी पानी का तकलीफ कम हुआ है अभी, और रास्ते में सब खड्डे थे, अभी रास्ता भी अच्छा बना है। बरसात में तकलीफ होती है, जाने को आने को तकलीफ था, अभी अच्छा है। उज्ज्वला गैस आके हमें 7-8 मंथ 8 ईयर हुए, और हम पहले चूल्हे पे करते थे। अभी गैस उज्ज्वला गैस आने के बाद गैस पर ही सुई अच्छा हो रहे हैं वो सब। ಅದು JJM ಇರಬಹುದು, ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಂತರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। हमारे पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी बोले तो कंप्यूटर डिजिटल लाइब्रेरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान सम्मान दिया, हमारे गेस्ट और इधर मान चिन्ह देके सम्मान किया, इसलिए हम गवर्नमेंट सरकार का, भारत सरकार का धन्यवाद देते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से बदल रही है एक एक गांव की तस्वीर और संवर रहा है हर एक गांव। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात होगी समाचार पत्रों की, कौन कौन सी खबरें छपी हैं दिलचस्प अंदाज में आपको बताएंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। बात कर लेते हैं समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की। सबसे पहले जिस खबर का रुख करेंगे वो है आसमान का रखवाला कल विदाई देने वाला है। जी हां, MiG-21 की बात कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना का पहला सुपरसोनिक विमान MiG-21 कल चंडीगढ़ में विदाई लेगा। और अब आपको बता दें कि 62 साल तक पाकिस्तान के साथ 4 प्रमुख लड़ाइयों के हवाई रक्षा करता रहा है। साथ ही साथ तकनीकी इसमें खूबियां रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि कई युद्धों और ऑपरेशन में अपनी काबिलियत साबित करने वाला MiG-21 जो है कई उपलब्धियों से भरा रहा है। बालाकोट में F-16 को गिराकर कहीं ना कहीं हीरो बना था MiG-21। और अगली खबर की अगर हम बात करें तो आज के नवभारत टाइम्स अखबार में ये खबर प्रकाशित की गई है जो बता रही है कि स्कूलों में जो बढ़ रहा है कंपटीशन, उसके लिए अब किस तरह से एडवांस सेंटर बनाए जाएंगे। जी हां, कोचिंग पर बढ़ रही निर्भरता और स्कूली शिक्षा को कमतर आंकने की जो समस्या है उसका हल अब ढूंढा जाने लगा है। और इसी कड़ी में अब ये बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय की एक हाई लेवल कमेटी ने स्कूलों में भी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस मॉडल को अपनाने की ज़रूरत बताई है और इस पर अब एडवांस सेंटर के माध्यम से काम शुरू होने वाला है।
इसके साथ जो अगली खबर समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है वो है रामलीला से जुड़ी हुई। दशहरे के दौरान रामलीला की रौनक अलग ही होती है और ऐसे में पुतले जलाने का भी कहीं ना कहीं समितियों में होड़ होती है कि किस तरीके से किसका पुतला कितना बड़ा और उसको किस तरीके से जलाया जा रहा है, इस पर भी नज़र होती है। और दशहरे का तो जो संदेश होता है वो भी यही होता है कि सच्चाई पर की जीत कहीं ना कहीं। और ऐसे में अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाना है कि कैसे रावण को यहाँ ऐसे जलाया जाए कि एआई की मदद से रावण को जलाया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और आपको ये भी बताएं कि हाल ही में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए। और इसी के साथ एक और खबर इसी से जुड़ी हुई प्रकाशित है आज, जो बता रही है कि कौन कौन से स्टार हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा नेशनल अवार्ड जीते हैं, जिनमें शबाना आजमी का नाम है। भारतीय सिनेमा में अब तक सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड उनके नाम है। और इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन और कंगना रनौत भी इस कड़ी में पीछे नहीं है। इस लिस्ट में, इस फहरिस्त में शबाना आजमी के बाद अगर नाम आता है तो वो आता है अमिताभ बच्चन और कंगना रनौत का, जिन्होंने ब्लैक, पीकू और पा जैसी फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मान पाया। वहीं कंगना रनौत की अगर बात करें तो क्वीन, तनुएट्स, मनु रिटर्न्स, पंगा और मणिकर्णिका जैसी फिल्मों के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड्स मिले हैं। आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं अब दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट के डलास स्थित फील्ड ऑफिस में फायरिंग, एक की मौत, 2 जख्मी। फायरिंग के बाद संदिग्ध ने खुद को मारी गोली। यमन के हुती समूह ने ली दक्षिणी इजराइल में लाल सागर के रिजॉर्ट शहर एलात पर किए गए ड्रोन हमले की जिम्मेदारी। हमले में कम से कम 20 लोग घायल। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों की हुई मुलाकात। चर्चा का विषय ज़ेलेंस्की का भाषण रहा, क्योंकि उन्होंने कड़े शब्दों में रूस पर निशाना साधा था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में UNGA बैठक से इतर साइप्रस के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात की जानकारी देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि UNGA 79 के अवसर पर विदेश मंत्री कोम्बोस के साथ अच्छी बातचीत हुई है। इसके साथ ही डॉक्टर एस जयशंकर ने मैक्सिको के विदेश मामलों के सचिव जुआन रामोन डे ला फुएंटे से भी मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए एक नया रोड मैप बनाने पर सहमति जताई। वेनेजुएला के उत्तर पश्चिम हिस्से में स्थित जूलिया प्रांत में 6.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कई राज्यों और पड़ोसी देश कोलंबिया में भी भूकंप आया है। भूकंप का केंद्र सिर्फ 10 किलोमीटर की गहराई पर था, जिसकी वजह से कंपन कई राज्यों में महसूस हुई। और अब बात कर लेते हैं क्रिकेट एशिया कप की। भारत ने क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। कल खेले गए सुपर 4 के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से मात दी। इस जीत के साथ ही भारत ने रविवार को होने वाले फाइनल के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आज दूसरे फाइनलिस्ट का फैसला होगा। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला है और जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो फाइनल में पहुंचेगी। दुबई में खेले गए एशिया कप के सुपर 4 के मुकाबले में बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश ने एक छोर पर तेज गेंदबाज और एक छोर पर स्पिनर के साथ मुकाबला शुरू किया ताकि उन्हें जल्दी सफलता हासिल हो सके। अभिषेक शर्मा का 7 रन पर एक कैच विकेट कीपर ने छोड़ दिया। इसके बाद शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने बांग्लादेशी गेंदबाजों पर धावा बोल दिया और देखते ही देखते 5 ओवर में 55 रन बना दिए। अभिषेक शर्मा ने तो छक्कों की बरसात ही कर दी। शुभमन गिल छक्का लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच हो गए। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा ने रन बनाना जारी रखा और 25 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। शिवम दुबे सस्ते में पवेलियन लौट गए। दूसरे छोर से अभिषेक शर्मा का आक्रमण जारी रहा। वे दुर्भाग्यशाली रहे और 75 के स्कोर पर रन आउट हो गए। कप्तान सूर्य कुमार यादव भी सस्ते में आउट हो गए और भारतीय टीम कुछ दबाव में दिखी। अंतिम ओवरों में हार्दिक पांड्या ने कुछ अच्छे हाथ दिखाए और भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 168 रन बनाए। 169 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश को जसप्रीत बुमराह ने अपनी दूसरी ही गेंद पर झटका दिया और तंजीद हसन को पवेलियन रवाना किया। इसके बाद इमॉन और सैफ हसन ने तेजी से रन जोड़े।
इमॉन को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच कराकर इस जोड़ी को कुलदीप यादव ने तोड़ा। एक छोर पर विकेट गिरते रहे, वहीं दूसरी तरफ सैफ हसन के बल्ले से रन निकल रहे थे। सैफ हसन के 69 रन पर आउट होते ही बांग्लादेश की जीतने की उम्मीद समाप्त हो गई और उनकी टीम 19.3 ओवर में 127 रन पर ढेर हो गई। इस जीत के साथ ही भारत फाइनल में स्थान बनाने में कामयाब रहा। भारत का विजय अभियान लगातार जारी है और एक बार फिर से उन्होंने बांग्लादेश को रौंदते हुए फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है। सुपर 4 के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को हराने में कामयाबी पाई। एक बार फिर से अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से बल्लेबाजी करी, सभी को उन्होंने अपना फैन बना दिया और जिस तरह के उनके मैदान पर चौके छक्के चले उसको हर किसी ने देखा और हर किसी ने उनकी प्रशंसा की। और सभी को उम्मीद है अगर इसी तरह से भारत फाइनल में भी अपने प्रदर्शन को दोहराता है तो निश्चित तौर पर इस एशिया कप की ट्रॉफी का वो असली हकदार होगा। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दुबई। नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। और मौसम के हाल के साथ ही अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जा रहे हैं गुजरात की कुछ खास झलकियों के साथ। जी हाँ, गुजरात अपने गरबे के लिए दुनिया भर में मशहूर है और नवरात्र के दिनों में यहाँ गरबे के ऐसे ऐसे रंग देखने को मिल रहे हैं जो शायद आपने पहले नहीं देखे होंगे। तो उन्हीं दिलचस्प झलकियों का आनंद लीजिए आप। इसी के साथ मुझे मेरी पूरी टीम संध्या के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।